लेकर नागपुर के हेडक्वार्टर्स तक एक नारा बड़ा गूंजता है, अखंड भारत। एक दिन अखंड भारत बनेगा। भारत विल बी क्रिएटेड। अखंड भारत लेके रहना है। वास्तव में हम एक ही भारतीय मुख्य भूमि के अंग है। अखंड भारत यानी ग्रेटर इंडिया, ऐसा अजीम हिंदुस्तान जो अफगानिस्तान के पहाड़ों से बर्मा के जंगलों तक फैला हुआ है। दरमियान में कोई लकीर ना हो, कोई सरहद ना हो, कोई बॉर्डर, कोई सीमा ना हो, ना कोई पाकिस्तान हो, ना बांग्लादेश हो, एक हिंदुस्तान बस। लाखों बल्कि करोड़ों लोग इस ख्वाब पर, इस ख्याल पर यकीन रखते हैं, लेकिन ख्वाहिश कुछ और होती है, हकीकत कुछ और होती है, क्योंकि तारीख कभी झूठ नहीं बोलती और तारीख कभी झूठ नहीं बोलती। और उस तारीख के अंदर ये मौजूद हैगा कि ना तो कभी अखंड भारत था, और जिसने भी बनाने की कोशिश करी वो बना नहीं पाया, क्योंकि मुसलमानों के जहाँ पे लैंड थे वहाँ पे तो अल्लाह माफ़ करे इनके भगवानों का नो-गो एरिया होता था, इनके भगवान ने एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो ये अखंड भारत और ये जो जितनी भी आपको लॉलीपॉप मिलेगा, ये एक लंड भक्त तबका आएगा इंडिया में 5 किलो राशन वाला, ये वो आपको बताएगा। अभी जंग हुई है, ये अखंड भारत की बात कर रहे थे। गजवा हिंद तो होना ही होना है, हिंदू उससे तो तुम बेफिक्र रहो। उसमें हमें लैंड तो चाहिए, लेकिन हमें तुम नहीं चाहिए हो, ये याद रखना। तो उसमें तो तुम्हारी क्लियर सफाई होगी। ये अखंड भारत कर रहे होते हैं। मेरा एक सवाल ये है कि अखंड भारत के लिए ये जो फौज है हिंदुओं की, ये ले सकती है अखंड भारत? अभी जो जंग हुई है, अब इनके पास, मैं ये समझता हूँ अखंड भारत वाला जो चूरन है ये खत्म हो जाना चाहिए। अब तो ये देखो कि कौन सा हिस्सा बचाना है, कश्मीर बचा या चिकन नेक बचा, 2 ऑप्शन है हिंदू तेरे पास। ये है कि 5000 साल की मालूम तारीख का ये पूरा इलाका, जिसे लोग अखंड भारत कह रहे हैं, कितने साल यूनाइटेड रहा हो? 1000 साल? 500 साल? बिल्कुल नहीं। जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया बड़ी मुश्किल से कोई चंद साल रहा हो, बस। अशोका द ग्रेट से लेकर औरंगजेब आलमगीर द ग्रेट तक तारीख का बड़े से बड़ा बादशाह भी इस पूरे रीजन को अपने कंट्रोल और एक झंडे के नीचे लाने में नाकाम रहा। कभी हिंदुस्तान के नॉर्थ में कोई मजबूत गवर्नमेंट बनती तो साउथ बागी हो जाता, कभी सेंटर में किसी की ग्रिप मजबूत होती तो दूर परे के सूबे आजादी का ऐलान कर देते। ऐसा बहुत ही कम हुआ कि हिंदुस्तान एज ए कंट्री यूनाइटेड रहा। फिर ये अखंड भारत का कॉन्सेप्ट कहां से आया? क्या हिंदुस्तान नेचुरली एक मुल्क है भी, या ये यूरोप की तरह एक बिखरा हुआ कॉन्टिनेंट है जिसे अंग्रेजों की पावर ने बड़ी हद तक एक देश बना दिया था? और फिर 1947 में पार्टीशन एक पॉलिटिकली एक्सीडेंट था, या इस रीजन की जियोग्राफी और हिस्ट्री का फैसला? आज जज्बात की नहीं, हकीकत की बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अखंड भारत कभी था भी, या ये भी हमेशा से एक नामुमकिन ख्वाब, किसी का एक्सपेंशनिज्म। ये भी उसी तरह का है जिस तरह इनके भगवान हनुमान था, जिस तरह के इनके 33 कोटि भगवान थे, उसी तरह का सच है। का ख्वाब, किसी का नेशनलिज्म का ख्वाब, या फिर सिर्फ एक धोखा? आखिर ये अखंड भारत है क्या? इसके सपोर्टर कहते हैं कि हिंदुस्तान हिमालय से लेकर समंदर तक एक नेचुरल यूनिट है और अफगानिस्तान से बर्मा तक एक पॉलिटिकल यूनिट। लेकिन किसी भी न्यूट्रल हिस्टोरियन या जियोग्राफिक एक्सपर्ट से पूछें, वो हमेशा आपको यही बताएंगे कि हिंदुस्तान एक कंट्री नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है एक छोटा सा कॉन्टिनेंट, छोटा सा बर्र आज़म। तारीख में मोहनजोदड़ो के जमाने से लेकर आज तक हिंदुस्तान हमेशा एक नहीं कई हिस्सों में बटा रहा है। यहाँ डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि हम इसका मुकाबला यूरोप से कर सकते हैं। और ये बात आपको पता ही होगी कि यूरोप में 1-2 नहीं 44 ममालिक हैं। तकरीबन सब मुल्क अलग जबान बोलने वाले, अलग नस्ल रखने वाले और अलग अलग कल्चर के हैं। हिंदुस्तान में क्या है, यहाँ भी ऐसा ही है। खैबर पख्तूनख्वा और आसाम के लोगों को तो छोड़े, पंजाब का किसान तमिलनाडु के मछेरे से इतना ही मुख्तलिफ है जितना नॉर्वे का शहरी यूनान के किसी गांव वाले से। उनकी जबान अलग, उनका खाना पीना अलग, उनका लिबास, उठना बैठना, रहना सहना सब अलग। यहाँ तक कि उनकी रेस यानी नस्ल भी अलग है। आर्यन और द्रविडियन यानी आर्याई और दरावड़ का फर्क भी है। जबानें इतनी अलग हैं कि एक पंजाबी और एक तमिल अंग्रेजी के बगैर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। यही नहीं, तारीख ये भी बताती है कि हिंदुस्तान की ज्योग्राफी ही इसकी यूनिटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। हिंदुस्तान के बीचों बीच विंध्या के पहाड़ और घने जंगलात, ये एक नेचुरल दीवार है जिसने नॉर्थ और साउथ इंडिया को अलग कर रखा है। और हजारों साल की तारीख भी उठाकर देखें,
दिल्ली में बैठने वाला कोई बादशाह कभी लंबे अरसे तक दक्कन यानी साउथ पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सका। अशोक आजम, जिसकी सल्तनत सबसे बड़ी मानी जाती है, उसकी मौत के फौरन बाद उसकी एम्पायर बिखर गई। अलाउद्दीन खिलजी जुनूब गया, ऐसी की तैसी फेल, लेकिन हुकूमत कायम नहीं कर सका। मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल दिल्ली से साउथ में दौलताबाद शिफ्ट करने की कोशिश की और अपनी सल्तनत ही तबाह कर ली। और सबसे बड़ी मिसाल औरंगजेब आलमगीर, हिंदुस्तान की तारीख का सबसे ताकतवर बादशाह, जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्कन को फतह करने और इसे हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने में गुजार दिए। नतीजा क्या निकला? साउथ में जीत तो गए, लेकिन इस चक्कर में नॉर्थ में हार गए। मुगल फौज थक गई, खजाना खाली हो गया और एम्पायर अपने एक्सपेंशन के बोझ तले दबकर टूट गई। औरंगजेब के जाते ही मुगल एम्पायर टुकड़े टुकड़े और कुछ ही अरसे में दिल्ली तक सिमट गई। तारीख का सबक बिल्कुल क्लियर है, जो भी हिंदुस्तान को जबरदस्ती एक करने की कोशिश करेगा वो खुद टूट जाएगा। और अगर यूरोप को भी कभी एक मुल्क नहीं बनाया जा सका, तो हिंदुस्तान को एक मुल्क बनाकर रखना समझे नेचर से लड़ने के बराबर है। आप नोट करो, 120 सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। साउथ वाला नॉर्थ को पसंद नहीं करता, नॉर्थ वाला साउथ को नहीं करता। अच्छा, वो जो इधर मणिपुर वाली साइड के वो सबको पसंद नहीं करते। तो ये एक 28 स्टेट पे हैगा, ये 28 स्टेट। इसको गोरा शरारत तो करके चला गया, लेकिन गोरे की शरारत से ये हुआ कि हिंदुओं का नुकसान वो उसमें हो गया। पहले सफाई हुई पाकिस्तान वाली जगह पे, अब बांग्लादेश में हो रही है। अब जब ये यहाँ पे जब क्लियर स्वीप हो जाएगा, उसके बाद अभी इंडिया में हो जाएगी। तो अच्छी बात है भाई, घोड़ा हमारा ही काम आसान करके गया है। तो अगर तारीख और ज्योग्राफिया सब इसके खिलाफ हैं, तो फिर ये अखंड भारत का नजरिया पैदा कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें कदीम वेदों में नहीं, किसी पुरानी किताब में नहीं, बल्कि आपको हैरत होगी कि आज से सिर्फ 100 साल पहले रत्नागिरी की जेल में लिखी गई एक किताब में, जिसके लिखारी थे विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने ही पहली बार हिंदुत्व टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की और हिंदुस्तान की एक बिल्कुल नई तारीफ पेश की। एक ऐसा हिंदुस्तान जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं है, जिसका बनना दुनिया की सबसे नामुमकिन चीज थी। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा भारत एक पुण्य भूमि यानी होली लैंड है और पत्थर भूमि यानी फादरलैंड है। उनकी बात बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत खतरनाक थी, यानी ये कि जिसका मजहब हिंदुस्तान में पैदा हुआ, यानी हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, सिर्फ वही इस धरती का सच्चा वफादार है। और मुसलमान और क्रिश्चियन, क्योंकि उनकी होली लैंड इस सरजमीन से बाहर है, इसलिए वो कभी अखंड भारत का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक वो खुद को बदल ना ले। अब आप नोट करो, सावरकर कितना कामयाब इंसान होगा, जेल में था, सही है। अब जेल में जो कैदी मेदी होते हैं वो इसी तरह की कहानियां लिखते हैं। बोलता है कि इस्लाम और क्रिश्चियन नहीं हो सकते। भाई सही हकीकत बात है, नहीं हो गया। हम तुम्हारे कभी क्या हो गया, तुम्हारी औकात क्या है? हिंदू, सिख, जैन, ये 4 इसने रिलीजन का नाम लिया। इन 4 रिलीजन में से बता दो इन्होंने आज तक कोई 1 इंच की जमीन फतह करी हो? बताओ मुझे। या इनके भगवानों में, चारों रिलीजन के भगवानों के अगर गाफ में दम था तो कोई 1 इंच अपनी जमीन बचा लेते मुसलमानों से? नहीं बचा पाए। तो ये बात जो सावरकर कर रहा है, ये इसको उसका दर्द, इसमें आप उसका दर्द निकालो क्या हुआ। उसने देखा यार मुसलमान ने तो हमारी पेल ही दिया, मैं ना रगड़ दिया, 1000 साल गुलामी, क्रिश्चियन भी आके इन पे राज कर गया। जब भी इसने इन 2 को जो दर्द था ना वो साइड पे करा है, इन 4 को यूनाइट करने की कोशिश करी, लेकिन सावरकर को पता नहीं है। तो क्रिश्चियन को भी अपने में मर्ज कर लेगा ना भैया, तो हमसे नहीं कर सकता, हमारी 57 कंट्रियां हैं। किसकी बात में वजन होता है? उसकी बात में वजन होता है ना यार जो दुनिया में कामयाब हुआ। भाई तू तो खुद जेल में बैठा हुआ, तेरे पास अपना कोई लैंड नहीं। अल्लाह माफ करे, एक हिंदू अपने आप को डिक्लेयर करता था ऑफिशियल, नेपाल, उसने अपने आप को हिंदू उसका ऑफिशियल स्टेट से हटा दिया, बोला हम सेकुलर है। ये था सावरकर की जो आइडियोलॉजी थी, इतनी कामयाब थी, दुनिया ने फॉलो करा इसको। है वो नजरियाती बीज जिससे अखंड भारत का तस्वुर पैदा हुआ, एक बिल्कुल नया और मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जिसमें ना तारीख की अहमियत थी ना ही ज्योग्राफी इंपॉर्टेंस थी, तो सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन की। एक मतलब तो बिल्कुल सिंपल और सामने है कि हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहेगा, और रहेगा तो हिंदू बनकर रहेगा। तो इनमें और यूरोप के फाशिस्ट और नाजी ग्रुपों में क्या फर्क है? सच ये है कि कोई खास फर्क नहीं, वो भी यही करते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक ही सोच के जरिए यूनाइटेड करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए किसी एक माइनॉरिटी को निशाना बनाते हैं। जैसे भारत में मुसलमानों को बनाया जाता है,
पास्ट की सो कॉल्ड नाइंसाफियों का बार बार जिक्र किया जाता है, लोगों को वो जख्म याद दिलाए जाते हैं और फिर रिलीजन या जाति को सुपीरियर साबित करने का एहसास पैदा किया जाता है, वो भी इस माइनॉरिटी के मुकाबले में। नफरत को बुनियाद बनाकर जनता की सपोर्ट हासिल की जाती है। इसके बाद हिस्ट्री को अपने मतलब के मुताबिक पेश किया जाता है। जो बात फायदे की हो वो उठा ली जाती है और जो सवाल खड़े करे इसे इग्नोर कर दिया जाता है। सामने वाले की बातों और सबूतों को मुकम्मल रद्द कर दिया जाता है और फिर बात सिर्फ नफरत तक महदूद नहीं रहती, माइनॉरिटी के खिलाफ वायलेंस भी शुरू हो जाता है। ये सब कुछ हिंदुत्व में भी नजर आता है और यही चीज नाजीज्म में भी थी। बल्कि जर्मन नेशनलिज्म और आर्यन नेशनलिज्म को मिला लें तो यही हिंदुत्व बनता है। तो सावरकर ने आइडियोलॉजी दी, इस मिशन को बदलने का काम एक संगठन ने किया, आरएसएस के दूसरे हेड एमएस गोलवारकर ने क्लियर किया कि हमारे बॉर्डर वो नहीं जो अंग्रेजों ने बनाए, बल्कि वो है जो हजारों साल पहले महाभारत के दौर में थे। दहाइयों तक आरएसएस, हिंदू महासभा और विश्व महाभारत का प्रूफ सलाह कहाँ पे हुई? कौन से तेरे भगवान थे ताकि हम उनको जिस सीता की गुफा में होगी घसीट के निकाल के लाए कि भाई हुआ था या नहीं हुआ था? तो हिंदू परिषद जैसी तंजीमें काम करती थी और नौजवानों के दिमागों में ये ख्याली नक्शा ठूसती रही, उन्हें सिखाती रही कि पार्टीशन एक गलती थी जिसे मिटाना हर हिंदू का मजहबी फरीजा है। शिवसेना और हिंदू सेना जैसे संगठनों ने इस नजरिए को शो ऑफ पावर के लिए इस्तेमाल किया और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने इसे सत्ता की सीढ़ी बना लिया। बीजेपी के लिए अखंड भारत अब सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक वोट बैंक है। ये वो जज्बात हैं जिन्हें उभार कर वो अपने कट्टर वोटरों को यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ वही भारत माता का खोया यही सिर्फ वोट तक ही रहेगा। ये जंग में पता लग गया हुआ गर्व वापस ला सकते हैं। इन लीडरों ने एक नई तारीख लिखी, यहाँ तक कि आज वाले अखंड भारत बताओ कब सपना, अगर आप इसको फैक्चुअली नोट करो, ये कब टूट गया था? जिस दिन पाकिस्तान ने धमाके करे थे मार्च में 27 को, उस दिन अखंड भारत की तहस नहस हो गई थी। बाकायदा दिल्ली के अंदर संसद जो थी मुअत्तल कर दी गई थी। बोला ये क्या हो गया? और वहां के मुसलमानों में खुशी की लहर थी उस टाइम के मुसलमान के। अब तो मुसलमान हिंदुस्तान का मुर्तद है, बकवास है। तो नई साइंस बना रहे हैं, वो गौ मूत्र को अमृत जल बनाकर पेश कर रहे हैं। राष्ट्रवाद में जब बंदा इस लेवल पर चला जाता है और हर चीज इसकी जाति से शुरू और इसी पर खत्म होती है तो यही होता है। तो इंडिया का ये नक्शा कहां से आया जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बर्मा की सीमा तक, कश्मीर से इंडीमान तक हिंदुस्तान एक है। ये प्रोडक्ट थी कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश राज की। जी हाँ, अंग्रेजों से पहले कभी यूनाइटेड इंडिया नहीं रहा, बल्कि इससे पहले तो इंडिया नाम का कोई मुल्क ही नहीं था। यहाँ मराठा एम्पायर थी, मुगलों की तैमूरी सल्तनत, जुनूब में मैसूर सल्तनत थी, बंगाल था, पंजाब में सिख राज था। समझे, सब अलग अलग मुल्क थे। अंग्रेजों ने सबको फतह किया और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलत के मुताबिक इन्हें एक नक्शे में जोड़ दिया। भारत माता को किसी लोकल मजहब ने नहीं, मेजॉरिटी कल्चर ने नहीं, बल्कि ब्रिटिश रेलवे और टेलीग्राफ ने जोड़ा था। बल्कि इससे भी बढ़कर ब्रिटिश फौज की बंदूक और डंडे। ये गोरे ही थे जिन्होंने मद्रास, बंगाल, पंजाब और बंबई को जबरदस्ती एक सियासी यूनिट बनाया। लेकिन जब अंग्रेज जाने लगे तो कांग्रेस के लीडर जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल को ये गलतफहमी हो गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी एक कुदरती हकीकत है। वो अंग्रेज के बनाए हुए इस आर्टिफिशियल ढांचे को जूं का तू बरकरार रखना चाहते थे। आइए थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि 1947 में पार्टीशन नहीं हुआ, गांधी जी और मौलाना आजाद का ख्वाब पूरा हो गया और अंग्रेज हिंदुस्तान को एक यूनाइटेड कंट्री की सूरत में छोड़कर चले। कोई लकीर नहीं खींची गई। बलूचिस्तान से लेकर नागालैंड तक पूरा हिंदुस्तान एक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी फौज, सबसे बड़ी मार्केट। कई लोगों का ख्वाब पूरा हो जाता, लेकिन तारीख और सियासत के उसूलों पर देखें, हकीकत की आंख से देखें तो ये ख्वाब नहीं, डरावना ख्वाब है। इसकी 3 बड़ी वजूहात। पहली वजह है पॉलिटिकली पैरालाइज्ड सिस्टम। ये सोचने और समझने की तो जरूरत ही नहीं कि इस यूनाइटेड इंडिया की सरकार कैसे चलती। इसका एक फेलर तारीख में हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं। 1940 में जब अंग्रेजों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक इंटरम सरकार बनाई थी तो सबने यूनाइटेड इंडिया का आखिरी तजुर्बा देख लिया था जो बुरी तरह नाकाम हुआ। तब मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे, कांग्रेस के सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे। पटेल को एक चपरासी भी भर्ती करना होता तो फंड्स के लिए उन्हें लियाकत अली खान की तरफ देखना पड़ता। मुस्लिम लीग के मिनिस्टर जब पीपल्स फ्रेंडली बजट बनाते तो कांग्रेस की डोनेशन देने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन हिल जाते, इसलिए हुकूमत पैरालाइज होकर रही। यहाँ तक के अखंड भारत के सबसे बड़े सपोर्टर सरदार पटेल भी तंग आकर बोल पड़े, जिन्ना को पाकिस्तान दे दो।
वरना ये पूरे इंडिया को मफलूज कर देंगे। The British government announced the plan envisaging the establishment of the independent states of Pakistan and India. सोचिए अगर बंटवारा ना होता तो आज दिल्ली की पार्लियामेंट का क्या हाल होता। मुसलमानों की आबादी आज तकरीबन 60 से 70 करोड़ होती। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के सब मुसलमान मिलाकर ये टोटल 35 से 40% वोट बैंक होता। सेंटर में कोई पार्टी अकेले हुकूमत ना बना पाती और हमेशा एक कमजोर कोalition गवर्नमेंट ही बनती। धर्म की बुनियाद पर लड़ाइयां ही चलती रहती, हर पॉलिसी पर तकरार होती। इंडिया कभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं कर पाता। समझे एक ऐसा हाथी होता जो अपने ही वजन की वजह से उठ ना पाता। दूसरा और खतरनाक पहलू, सिविल वॉर। यूनाइटेड इंडिया में हिंदू और मुसलमान दो तकरीबन बराबर की टक्कर वाली ताकतें, और याद रखें दो तलवारें एक नयाम में नहीं रहती। फिर ना शांति रहती ना सुकून। आज पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी बॉर्डर पर है, फौजें वहीं खड़ी हैं, लेकिन शहर तो महफूज है। लेकिन अखंड भारत में ये लड़ाइयाँ हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले के बीचों बीच हुई। कलकत्ता से लेकर कराची तक और लाहौर से लेकर लखनऊ तक हर रोज एक। नुकसान इसमें बहरहाल हिंदुओं का ही था। इनमें ना तो कोई फिदाइन है ना तो कोई लड़ने वाला है, नुकसान इन्हीं का ही होता। तो मेरी नज़र में इनकी कहीं ना कहीं हिंदुओं की कुछ टाइम के लिए बचत हुई है, जब तक अभी ये जंग नहीं हो जाती या गजवा हिंद नहीं होता। मिनी इंडिया पाकिस्तान वॉर होती तो 1947 में अगर पार्टीशन ना होता तो शायद हिंदुस्तान में 60s या 70s में एक खौफनाक सिविल वॉर होती, जिसके नतीजे में इंडिया के 2 नहीं 10 या 20 टुकड़े हो जाते। तीसरी वजह सेंटर का मुकाबला स्टेट्स। जिन्ना और मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी? वो एक कमजोर सेंटर और मजबूत स्टेट चाहते थे ताकि मुसलमानों की मेजॉरिटी वाले इलाकों में उनकी मजबूत हुकूमत हो। अगर हिंदुस्तान एक रहता तो इसे कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक ही चलना पड़ता, यानी एक ऐसा देश जहां दिल्ली की सरकार के पास सिर्फ डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी हो, बाकी सारे पावर्स सूबों के पास होते। क्या आप ऐसे देश में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं? क्या आप जनरल सेल्स टैक्स लगा सकते हैं? क्या आप स्कूलों के लिए एक करिकुलम ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बंगाल अपनी अलग पॉलिसी चलाता, पंजाब अपनी अलग और मद्रास अपनी अलग। हिंदुस्तान एक देश नहीं, एक यूरोपीय यूनियन जैसा ढीला ढाला इत्तेहाद, एक फेडरेशन होता, बल्कि वो तो बहुत ही पीसफुल अलायंस है। यहाँ तो ना जाने क्या होता, बल्कि जो 1947 में पार्टीशन के मौके पर हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे, शायद इससे भी ज्यादा खून खराबा हो। रेड क्लिफ लाइन ने तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना ये रेड ब्लड लाइन पहुंचा। तो अगर अखंड भारत मुमकिन नहीं तो आज ये नारा दोबारा क्यों लगाया जा रहा है? क्या दिल्ली के हुक्मरान ये सिर्फ लंड भक्तों को, 5 किलो राशन वाले को वोट देने के लिए लगाया जा रहा है? हकीकत तो इसकी देख ली आपने। बल्कि ये है कि ये देखना है कि क्या 2026, अब तो इनको एयर गिनना पड़ रहा है हिंदुओं कि कितने साल, इस साल बोला है अभी तक टुकड़ा नहीं हुआ, अब 26 के अंदर रहेगा कि बता रहे कि चिकन ने, क्योंकि आप नोट करो इनकी पॉलिसी क्या रही है। गलवान वाला के बाद जो ये अरुणाचल 5-5 हज़ार किलोमीटर चाइना अपने अंदर शामिल करते जा रहा है, ये लोग शो ही नहीं कर रहे, ये लोग धोखे में अपनी आवाम को मार रहे। तो मेरी नज़र में इस साल हो सकता है, अल्लाह करे हो, दुआ भी है, एक आधा हिस्सा इसका अलग करो ताकि अखंड भारत के लिए फिर लंडभक्त एक नई लॉजिक लाएगा। कल्कि आएगा, गलवान से वहां से निकलेगा, अरुणाचल से निकलेगा और सीधा मोदी की माँ की सी में चला जाएगा। ये काल्पनिक कहानी है अखंड भारत वाली। 100 साल पहले बताओ जेल में बैठ के तो लिखी है उसने। पाकिस्तान और बांग्लादेश को फतह करके अपने साथ मिलाना चाहते हैं। आओ बिठाएंगे सीता को इससे। इंडियन पार्लियामेंट में बना ये अखंड भारत का नक्शा ये क्या बताता है? ये कि अखंड भारत कोई ज्योग्राफिकल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल वेपन है। ये लोगों को एक फर्जी गोल्डन एज का ख्वाब दिखाकर उनसे वोट लेने का तरीका है। आज का इंडिया जो 20 करोड़ मुसलमानों को नहीं संभाल पा रहा, क्या हिंदुत्ववादी पार्टियां अपने मुल्क में इतने ज्यादा मुसलमान देखना चाहेगी? कभी नहीं। कोई हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी ये नहीं चाहेगी, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक कमजोर हो जाएगा। इतिहास की गलतियां सुधारने या पुराने नक्शे रिस्टोर करने की हर कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई है। हिटलर ने भी जर्मनों के लिए ज्यादा जगह हासिल करने के लिए यूरोप पर यलगार कर, उसका नतीजा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सूरत में निकला और करोड़ों लोगों को अपनी जानें देना पड़ा। इसराइल ग्रेटर इसराइल के बाइबल वाले नक्शे के पीछे भाग रहा है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में मुस्तकिल आग लगी हुई है।
सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अपना सूबा करार देकर इस पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट में एक नहीं कई जंगें शुरू करवा दी। प्यूटिन ने ग्रेटर रशिया यानी अखंड रूस बनाने के लिए यूक्रेन पर हमला किया तो कई दहाइयों बाद यूरोप को एक बड़ी जंग के दहाने पर पहुंचा दिया। इन सब मिसालों का नतीजा एक बहुत बड़ी भयानक जंग। इसीलिए अखंड भारत की आइडियोलॉजी एक खतरनाक डॉक्ट्राइन है। ये आइडियोलॉजी इंडिया की पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के दिलों में भी खौफ पैदा करती है। जब वो इंडिया की पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा देखते हैं तो उन्हें दोस्ती नहीं खतरा महसूस होता है। और इतिहास गवाह है कि जो कौमें अपनी सरहदों को फैलाने की कोशिश करती हैं वो अक्सर अपनी ही सरहदों के अंदर भी सुकून खो देती हैं, खत्म हो जाती है। इसीलिए सब कॉन्टिनेंट का मुस्तकबिल अखंड भारत नहीं साउथ एशियन यूनियन है। एक ऐसा रीजन जहां लाहौर का ताजिर कलकत्ता जाकर अपना माल बेच सके, ढाका का तालिब इल्म मुंबई में पढ़ाई कर सके, जहां सरहदें तो हों लेकिन दीवारें ना हो। आज चल बेटा तू थोड़ा सा आगे निकल लिया है, तू पता नहीं अपना चूरन बेचने, अब यहाँ पे इंडियन ऑडियंस को गेन करने की कोशिश नहीं करो। जो पहलना था आपने पहल लिया है।